सुप्रभात मित्रों, प्रकाश एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 9 नवंबर 2023 को समसामयिक विषयों पर आधारित करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर आज जानेंगे कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हो सकते हैं। क्लास की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं आज का मोटिवेशनल कोड। देखते हैं, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पे विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। और इसी को थोड़ा सा अगर मैं और बताता चलूं तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब आजाद ने भी एक चीज कही थी कि किस्मत वालों को उतनी ही चीजें मिलती हैं जितने ईमानदार मेहनती लोग चीजें छोड़ जाते हैं। इसलिए मित्रों, अपनी मेहनत पे विश्वास करो। बाकी अगर जुए की अगर विश्वास करते हैं, जहां पे किस्मत की बात होती है वहां पे तो जुए वाले ही कर सकते हैं, बाकी मेहनत वाले बिल्कुल भी नहीं। चलिए आज की शुरुआत करें। उससे पहले जानते हैं आज का दिवस के बारे में कि आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और क्यों आज अपने लिए महत्वपूर्ण है। आज है 9 नवंबर। 9 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस। मित्रों, गरीब, वंचित और पिछड़े हुए लोगों को अगर किसी प्रकार की कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए, निशुल्क प्रदान करने के लिए संविधान के अंदर ऐसे कुछ आर्टिकलों का भी उल्लेख किया गया है जिसकी वजह से आम जन को भी संवैधानिक तौर पे देखा जाए तो उनको भी निशुल्क कानूनी सहायता मिल सके, जिनके पास में कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होते। और उसी के लिए 9 नवंबर 2023 को जो आज का जो दिवस है उसके अंदर राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में उसको मनाया जाता है। सेशन की शुरुआत करते हैं प्रथम प्रश्न के द्वारा और देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा बना है। पहला प्रश्न, पुर्तगाल के भारतीय मूल के किस प्रधानमंत्री ने भी वर्तमान में इस्तीफा दिया है? आपसे पूछा जा रहा कि भारतीय मूल के। मैं आपको बताता चलूं कि भारत पुर्तगाल का भी एक उपनिवेश राष्ट्र है। हालांकि वो छोटे ही राज्यों के ऊपर उसका अधिकार था, लेकिन बात करें तो यहां पर गोवा, हम सब लोगों को पता है कि गोवा किसके अधीन था? पुर्तगाल के अंदर अधीन था। और यहीं पे जो यहाँ के जो अभी जो प्रधानमंत्री है जिनका नाम है एंटोनियो कोस्टा का जो बचपन कह सकते हैं, इनके यहाँ के जो दादाजी थे वो कहाँ के रहने वाले थे? गोवा के रहने वाले थे। हालांकि वो पुर्तगाली मूल के थे, लेकिन इन्होंने फिर यहीं पे रहना शुरू कर दिया और उसके बाद में ही यहाँ से लोग शिफ्ट होकर के पुर्तगाल चले गए। वहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने पद को संभाला। बताया जाता है कि इनके जो दादाजी थे वो एक बहुत बड़े साहित्यकार थे और उनकी रचनाओं के अंदर हमारे जो कह सकते हैं भारत के अंदर सबसे पहली बार अगर किसी को नोबेल पुरस्कार मिला तो उनका नाम जाता है रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र हर बार उनके अपने जो साहित्यिक जो कविताएं लिखते थे उनके अंदर रविंद्रनाथ टैगोर का जिक्र वो हर बार किया करते थे। कौन किया करते थे? प्रधानमंत्री जो अभी एंटोनियो कोस्टा है उनके दादाजी इसका प्रयोग किया करते थे। चलिए जान लेते हैं इसके बाद में कुछ अन्य चीजें कि गोवा क्या था। तो गोवा पुर्तगाल के अधीन था। सबसे पहले अगर पुर्तगालियों ने किसी पे शासन किया, किसी को अधीन किया, भारत के राज्य के संदर्भ की बात करते हैं तो गोवा था। और वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? वास्को डिगामा जो रहने वाला था वो भी पुर्तगाल का ही रहने वाला था। और 1498 के अंदर वो पहली बार भारत पहुंचा। हालांकि वो पहुंचना अमेरिका चाहता था, लेकिन पहुंच गया कहां पे? वो भारत पहुंच गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें जो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। एंटोनियो कोस्टा वहां के प्रधानमंत्री हैं। उन पे हाल ही पे कुछ किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना इस्तीफा स्वतः ही, एक नेशनल डिबेट चल रही थी टीवी के ऊपर, वहीं पे उन्होंने अपनी इस्तीफा सौंप दिया। पिता का नाम ओरलैंडो दा कोस्टा था, उपन्यासकार थे ये, और लेखन में रविंद्रनाथ टैगोर पे ये निबंध लिखा करते थे। इनके दादाजी और पिताजी दोनों ही साहित्यकार थे। पुर्तगाल 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही भारत के कुछ हिस्सों को क्या कर लेता है? यहाँ पे उपनिवेश बना लेता है। भारत के अंदर सर्वप्रथम अगर तंबाकू की खेती करना किसी ने शुरू कराया, लोगों को इसके बारे में बताया, उस राष्ट्र का नाम भी कौन सा है? पुर्तगाल ही है। और अल्फांसो डी अल्बुर्क, बात करते हैं कि वास्तविक संस्थापक की बात करते हैं पुर्तगाल के संदर्भ में तो वास्को जो थे उनका नाम था अल्फांसो डी अल्बुर्क। वही वास्तविक निर्माता माना जाता है किसका? पुर्तगाल का, भारत के अंदर, जिन्होंने सर्वप्रथम अपनी कोठियां गोवा के अंदर स्थापित करी। 19 दिसंबर 1961 को, 19 आजादी के बहुत साल बाद, ये कह सकते हैं कि गणतंत्र दिवस के 11 साल के बाद तक पुर्तगाल का जो उपनिवेश था वो गोवा रहा था। और ऑपरेशन विजय की तरफ से, ऑपरेशन विजय के थ्रू
यहां पर पुर्तगाल को यहां से हरा करके और वहां पे उन पुर्तगालियों को भेजा गया। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है कि 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों के चंगुल से गोवा को छुड़ाया गया था भारत ने। ये सारी चीजें आपने इस प्रश्न के माध्यम से जानी। बात कर लेते हैं कि महासचिव, यूएन के वर्तमान में महासचिव है जिनका नाम क्या है, एंटोनियो गुटेरेस। ये भी कहां के रहने वाले, ये भी पुर्तगाल के ही हैं। तो आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना कि वर्तमान में ऐसे एक प्रधानमंत्री थे जो पुर्तगाल के थे, उनका संबंध भारत से था, भारतीय मूल के उनको कह सकते हैं, और उनको अभी वर्तमान में इस्तीफा देना पड़ा जब विपक्ष के द्वारा किसी प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप उनपे लगाए गए। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। वनडे क्रिकेट में रन का पीछे करते हुए दोहरा शतक बनाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना है? आज है 9 नवंबर। 7 नवंबर को एक मैच हुआ, वर्ल्ड कप चल ही रहा है भारत में, हम सब लोगों को पता है, और ये वर्ल्ड कप भारत का कह सकते हैं कि भारत के अंदर इसकी मेजबानी की जा रही है, और विश्व कप जो है वो 13वां विश्व कप यहां पे खेला जा रहा है। तो अभी 7 नवंबर को अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, और उसके अंदर लगभग 90 रन के आसपास ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिर गए थे। उसके बाद में वहां के एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं, इनका नाम है ग्लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इनके पैर के अंदर जर्क भी लग गया था, चोट भी लग गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पारी को संभाले रखा और 201 रन बनाए। तो रन का पीछा करते हुए इनका दोहरा शतक इन्होंने लगाया, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। रहने वाले कहां के, ये रहने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के। ये सारी चीजें आपने इसके बारे में जानी। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, और वर्ल्ड कप 2023 जो वर्तमान में भारत में चल रहा है, 5 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक ये खेला जा रहा है। इसका शुभारंभ हुआ था वो भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ था, जबकि इसका समापन फाइनल जो है वो भी कहां पे, अहमदाबाद में ही खेला जाने वाला है। अगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करें तो विश्व का सबसे ज्यादा दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम कहां पे, भारत में, गुजरात में, अहमदाबाद में स्थित है। वर्ल्ड कप 2023 में अभी तक क्योंकि फाइनल खेला जाना बाकी है, इससे पहले अभी तक जो है सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, उनका नाम है कौन सा, डिकॉक। साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है, ओपनर खेलने के लिए आते हैं, 550 रन इन्होंने अभी तक बना दिए। लेकिन बात और ज्यादा विशेष हो जाती है कि हमारे ही जो क्रिकेटर हैं जिनका नाम विराट कोहली है, उन्होंने पिछले मैच के अंदर 49 शतकों की बराबरी सचिन तेंदुलकर की कर ली है। उनके रन भी डिकॉक से ज्यादा कम नहीं है, उनके 543 रन है जो अभी तक उन्होंने बना लिए हैं। 2019 के वर्ल्ड कप विजेता की बात करें क्रिकेट के इस प्रारूप में, तो इंग्लैंड इसका विजेता रहा था, जबकि न्यूजीलैंड इसका उपविजेता रहा था। सर्वाधिक वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमों की बात करें तो 5 बार अभी तक सर्वाधिक ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है, और भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत ने अभी तक 2 बार वर्ल्ड कप को जीता है। एक बार कब 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, जबकि 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में। और कल परसों एक रिकॉर्ड और बना, जिसके अंदर आईसीसी के द्वारा एक नियम बनाया गया था जिसको बोलते हैं टाइम आउट नियम। उस टाइम आउट के नियम के अंदर कोई खिलाड़ी पहली बार आउट हुआ, उनका नाम है एंजली मैथ्यूज, और वो श्रीलंका के रहने वाले थे, और बांग्लादेश के खिलाफ मैच चल रहा था जहां पे 2 मिनट से वो जो है क्रीज पे लेट पहुंचे, और उन्हें पहली गेंद 2 मिनट के बाद खेलना शुरू किया। लेकिन आईसीसी के नियमों के अंतर्गत विपक्षी टीम के कप्तान ने इस पे ऑब्जेक्शन किया, उनको आउट करार दे दिया गया। और अभी वर्ल्ड कप के प्रथम पायदान पर खिलाड़ी, अगर जो रैंकिंग जो चुनी जाती है, जो एक कह सकते हैं मेरिट दी जाती है, उसके अंदर अभी वर्तमान में भारतीय क्रिकेटर है, ओपनर है जिनका नाम शुभमन गिल है, उनको वनडे के अंदर सबसे सर्वप्रथम जो है प्रथम उनको रैंक दी गई है। और बल्लेबाजों की बात तो हो ही चुकी है, तो बात कर लेते हैं बॉलर के बारे में। तो मोहम्मद सिराज भारत के रहने वाले हैं, भारत की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं, उनको भी जो है नंबर 1 की रैंकिंग मिली है, किसमें, बॉलिंग के रूप में। तो वर्तमान में आईसीसी के द्वारा वनडे बल्लेबाजी में और गेंदबाजी दोनों जो खिलाड़ी हैं वो भी भारत ही है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। 10 नवंबर को भारत के किस देश के साथ में 2+2 की मीटिंग होने वाली है? इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा अमेरिका। अमेरिका और भारत दोनों 2+2 मीटिंग का आयोजन 2019 से कर रहे हैं। 2+2 मीटिंग क्या है और इसके अंदर कौन कौन से मंत्री भाग लेते हैं, कौन कौन से समकक्ष भाग लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं। विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हर बार
स्थान को छोड़ करके पिछली बार अमेरिका में हुई तो इस बार भारत में होगी, और इस बार भारत में हुई तो ये अमेरिका में होगी। इस बार का जो टर्न है वो होने वाली है कहां पर? नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली के अंदर वहां के दोनों विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री आने वाले हैं। बात क्या होने वाली है देखते हैं। दोनों देशों के मध्य वैदेशिक संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, इसके सतह रक्षा प्रौद्योगिकी, थर्ड वन सामरिक संबंध, चौथा निवेश और आपसी व्यापार। मैं आपको दो तीन चीजें और ऐड करने वाला हूं इस प्रश्न के माध्यम से कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अगर कोई इस समय है, उस देश का नाम है अमेरिका। वैसे मीटिंग किसके साथ होने वाली है? अमेरिका। तो आंसर तो हो जाएगा इसका अमेरिका। सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार वर्तमान में भारत का कौन सा है? अमेरिका है। सबसे ज्यादा हम निर्यात कहां पे करते हैं? अमेरिका में करते हैं। और हमारा जो अधिशेष व्यापार अधिशेष है वो भी कहां पे सबसे ज्यादा कहां पे होता है? वो भी अमेरिका के साथ ही होता है। वर्तमान में संबंधों की जो प्रगाढ़ता है भारत के साथ में वो सबसे अपने उच्च स्तर पे है। तो आपने जाना कि अमेरिका के साथ में 2+2 की मीटिंग का आयोजन होने वाला, नई दिल्ली के अंदर की जाने वाली मीटिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों इस मीटिंग के अंदर भाग लेने वाले हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। अमेरिका के अंदर होने वाले नई दिल्ली के अंदर 9 और 10 नवंबर को इसका आयोजन किया जाएगा। अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड जे ऑस्टिन इसमें भाग लेने वाले, जबकि विदेश मंत्री एंटी बिकलेन। शुरुआत इसके 2018-2019 के अंदर इसकी शुरुआत हो गई थी। भारत 4 प्रमुख रणनीतिक साझेदारों के साथ में इस प्रकार की 2+2 मीटिंग का आयोजन करता है। अमेरिका का ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसके अलावा हमारा सामरिक साझेदार नंबर 2 पर है कौन सा? रूस। थर्ड वन पे कौन है? ऑस्ट्रेलिया। नंबर 4 पे कौन है? इसका है जापान। इनके साथ में हम 2+2 की मीटिंग का आयोजन करते रहते हैं। आपने जाना अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ में 2+2 का समाधान करते रहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका में वाणिज्यिक दूतावास भी वर्तमान में खोला गया। वाणिज्यिक दूतावास का आशय इस प्रकार से है कि अगर दोनों देशों के मध्य जिस प्रकार से व्यापारिक संबंध में ज्यादा अगर प्रगाढ़ता हो जाती है और व्यापार और निवेश सबसे ज्यादा हो जाता है, इस प्रकार की वानगी अपने को देखने को मिली थी। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे जो प्रधानमंत्री यहां से गए थे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसकी एक बहुत बड़ा शहर है उसका नाम है ब्रिस्बेन। ब्रिस्बेन के अंदर भारत ने व्यापारिक वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा कहां पर करी थी? ऑस्ट्रेलिया में करी थी। इसके प्रत्युत्तर के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के अंदर वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा करी। भारत का कौन सा शहर है? उस शहर का नाम है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु जो सिलिकॉन सिटी के नाम से विख्यात है, दक्षिण भारत का आईटी सेक्टर है भी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने भी शुरुआत करी थी। और अगर बात निवेश की हो रही है, साझेदार की भी हो रही है, तो 78.3 बिलियन डॉलर का व्यापारिक साझेदार अभी वर्तमान में अमेरिका भारत के साथ बना हुआ है। और इनका मानना है कि 2025 तक हम 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर इस व्यापार को बढ़ाने का उन्होंने टारगेट रखा। इस प्रश्न के माध्यम से इतनी सारी चीजें आपने जानी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। कोई भी प्रार्थी कोर्ट में अपनी स्थानीय भाषा में बात रख सकेगा जज तक सॉफ्टवेयर से ट्रांसलेट होकर के उपयुक्त भाषा में उसको पहुंचे कि सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस आईआईटी के साथ में एमओयू किया है। बड़ा प्रश्न है। और वर्तमान में देश के अंदर अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर जब भाषा जो चल रही है, वर्तमान में जो चलन है वो अंग्रेजी है, और अंग्रेजी सब लोगों की पहुंच से बाहर है। तो कोई भी प्रार्थी या कोई भी अगर उनका जो मुवक्किल है वो आता है और उसको पता ही नहीं लगता कि मेरे लिए डिसीजन क्या पूछा गया, क्या बताया गया, इसके बारे में आईआईटी मद्रास ने इस प्रकार का एक इनिशिएटिव लिया है, एक पहल करी है, जिसके माध्यम से कोई भी प्रार्थी अपनी सभी प्रकार की चीजें एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुन सकेगा और उनको जान सकेगा कि जीरे के अंदर वकील ने मेरे लिए क्या बोला और माननीय जो जज साहब हैं उन्होंने इस पे क्या डिसीजन दिया। इसी के बारे में एक एमओयू किया गया आईआईटी किसके साथ में? मद्रास के साथ में, जहां पे इस प्रकार की चीजें सुलभ करी जाएगी। किसके लिए? जितने भी प्रकार के जो याचिका करता है या जो व्यक्ति जो प्रभावित है, पीड़ित है किसी केस से, उसके लिए इस प्रकार की सुविधा को शुरू किया गया। आंसर चला जाएगा आईआईटी मद्रास। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। सर्वोच्च न्यायालय और आईआईटी मद्रास के मध्य होगा ट्रांसक्रिप्शन टूल, पेज ट्रांसक्रिप्शन, सारांश, अनुवाद टूल, अदालती परीक्षणों के लिए विशेष स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, प्रक्रिया स्वचालन, कानूनी के लिए बड़ी भाषाओं को मॉडल के रूप में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल है, बार बार एआई के थ्रू किया जा रहा है और उसी के संदर्भ के अंदर सारी चीजें की गई हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है डीवाई
चंद्रचूड़। ये कौन से हैं? 50वें नंबर के अभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य जज बने हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 33 और प्लस 1, तो 33 प्लस 1 कितने हो गए? टोटल 34 हो गए। मुख्य न्यायाधीश को जोड़ करके संख्या हो जाती है 34, जिसके अलावा अगर सामान्य अगर अन्य न्यायाधीशों की बात करें तो उनकी संख्या है 33। ध्यान से इस प्रश्न को आप देखना। भारतवर्ष में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या है 24, जबकि एक न्यायालय और बन गया है, उच्च न्यायालय बन गया है। उस न्यायालय का नाम कौन सा है? अमरावती। अमरावती को देश का 25वां उच्च न्यायालय बनाया गया है। भारत का पहला उच्च न्यायालय जो अंग्रेजों के समय से स्थापित हो गया था उसका नाम है इलाहाबाद, जिसको वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और ये यूपी में स्थित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर का नाम बदल करके कौन सा नाम रख दिया गया है? इस प्रकार की चीजें वर्तमान में यूपी सरकार के द्वारा की जा रही है, जहां पे पुराने शहरों के नाम बदल करके और नए शहर किए जा रहे हैं। इसी बानगी का मैं आपको बताता चलूं, फैजाबाद। फैजाबाद को वर्तमान में अयोध्या कहा जा रहा है। पहले फैजाबाद के अंदर ही अयोध्या एक स्थान था, सरयू नदी के तट पे, और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार राम का जो जन्म है वो कहां पे हुआ था? अयोध्या में हुआ था। वहां पे वर्तमान में विशाल मंदिर भी बन रहा है, और इसकी जो नींव भी जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी गई थी। तो इसका जो आंसर जाने वाला है कि वर्तमान में अलीगढ़ शहर का नाम बदल करके क्या कर दिया जाएगा? प्रश्न की तरफ आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? हरिगढ़। इसके अलावा एक स्टेशन होता था जिसका नाम होता था मुगल सराय। मुगल सराय स्टेशन के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेनों की कनेक्टिविटी और इंटरचेंज करने की जो सुविधा होती थी मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे होती थी। उसका नाम भी क्या बदल करके चेंज कर दिया? दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय उसका स्टेशन का नाम, जंक्शन का कर दिया गया है। तो आंसर पढ़ रहे हैं आप, हरिगढ़ है। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम पहले झांसी हुआ करता था, लेकिन झांसी का संबंध अगर लक्ष्मीबाई से नहीं हो तो प्रश्न अधूरा ही रह जाता है, तो इसकी जगह पे कर दिया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। यूपी के बारे में कुछ अन्य रोचक चीजें जान लेते हैं। भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है, उस राज्य का नाम है यूपी, जहां पे 75 जिले हैं। और अगर लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करें तो वहां पर 80 सीटें हैं। देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कौन सा है? वो भी यूपी है, और यहाँ पे लगभग कह सकते हैं 20 करोड़ 19 करोड़ 95 लाख की जनसंख्या यहाँ पे निवास कर रही है। कौन से डाटे के अनुसार? 2011 की जो जनगणना के अनुसार यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास कर रही है? 20 करोड़ के लगभग। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। दुनिया की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली लोकतांत्रिक महिला कौन है? हमारा ही पड़ोसी देश बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। भारत जब आजाद हुआ तो इस समय इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। मुजफ्फर उर रहमान अवामी लीग, जिनकी पार्टी का संबंध था, इन्होंने 1971 के अंदर जब भारत और पाक का जब युद्ध हुआ उस समय पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होकर के एक नया राष्ट्र बना, और जिसको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करें, अंतरराष्ट्रीय रेखा की बात करें, तो यहाँ पे 4064 के आसपास लगभग 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हम बांग्लादेश के साथ में साझा करते हैं। छोटा देश और भारत का पड़ोसी मुल्क है। पूछा जा रहा है कि उनकी प्रधानमंत्री ऐसी कौन है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर सबसे ज्यादा कार्यकाल पूरा करने वाली महिला जो है वो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उनका नाम है शेख हसीना। इनके अलावा इनकी दूसरी एक पार्टी है, उनकी वहां पे एक लीडर है जिनका नाम है खालिदा जिया। खालिदा जिया को कट्टरवादी सोच का माना जाता है, ये लिबरल मानी जाती है, और इसी की वजह से काफी लंबे समय से यहाँ पे क्या कर रही है? ये शासन कर रही है। मैं आपके इनके टेन्योर की बात करूं तो 1999 से लेकर के 2004 तक इन्होंने एक टेन्योर पूरा किया। उसके बाद में 2006 से लेकर के आप देखिए शेख हसीना का जो टेन्योर है वो 1996 से लेकर के 2001 तक है, और 2009 से लेकर के अब तक बांग्लादेश अवामी लीग के लीडर हैं, और अभी तक वर्तमान में प्रधानमंत्री के पद पर कार्य कर रही हैं। बांग्लादेश की स्थापना के बारे में बात ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। 1971 में इसकी स्थापना होती है, जहां पे पूर्वी पाकिस्तान टूट करके पश्चिमी पाकिस्तान से और बांग्लादेश बना। और भारत ने बांग्लादेश को हाल ही के अंदर कुछ घटनाक्रम ऐसे देखते हैं जिसमें भारत बिग ब्रदर की भूमिका निभाता है अपने छोटे देशों के साथ में। तो वहां पे 1.6 अमेरिकी डॉलर का लोन भारत ने बांग्लादेश को दिया। संयुक्त सैन्य अभ्यास की बात करें तो संप्रति अभ्यास हाल ही के अंदर 11वां संस्करण भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया। लगभग 4096 किलोमीटर भारत के साथ में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला कोई भी अगर देश है, उस देश का नाम जाता है कौन सा? बांग्लादेश।
इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? इस सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा, जिसके अंदर चार जो है वो राज्य इसके साथ में सीमा टच करते हैं, जिसमें असम है, वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है और मेघालय और त्रिपुरा। ये जो सीमा जो रेखा है इनके साथ में ये राज्य सीमा बनाते हैं। विवाद क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है तीस्ता नदी का जल विवाद और अवैध प्रवासन दोनों ही देशों की समस्या है। तीस्ता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि बांग्लादेश इस समझौते से असंतुष्ट है। वो कहता है कि जल विभाजन जो हुआ था उसके अंदर हमारे को कम जल मिल रहा है और इसी के संदर्भ के अंदर ये जल विवाद की स्थिति कभी कभार बनने को मिलती है। जबकि दूसरे जो कारण है सबसे बड़ा वो है कि अवैध प्रवासन, यहां से तस्करी और अवैध रूप से बांग्लादेशी भारत में प्रवेश कर जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का जो कह सकते हैं जननांकीय संतुलन क्या काफी हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये भी भारत के लिए एक चिंता का सबब है। भारत एक बिमस्टेक नाम का एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसके अंदर भारत के दक्षिणी एशियाई जो संगठन है ये बना था किसके? सार्क के प्रत्युत्तर। सार्क में पाकिस्तान होता था और पाकिस्तान हर बार कोई अड़ंगे लगा देता था। इसके बाद में इसके प्रत्युत्तर के अंदर बिमस्टेक जो है वो संगठन बनाया गया। उस संगठन के अंदर हमारे पड़ोसी देश हैं, जिसके अंदर भूटान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और श्रीलंका जैसे देश है। वहां पर इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? ढाका, बांग्लादेश में भी है। तो बिमस्टेक का सदस्य तो है ही है, इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहां पे है? बांग्लादेश में है। बांग्लादेश के साथ में भारत कौन कौन सी संयुक्त विकास परियोजनाएं वर्तमान में 3 चला रहा है? अभी पिछले महीने की घटना है जहां पे अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, इसका भी शेख हसीना जब यहाँ पे प्रधानमंत्री थी और इन्होंने पिछले महीने से विजिट करा था, तो यहाँ पे 3 प्रकार के समझौते किए गए थे। नंबर 2 पे मोंगला पोर्ट रेल लाइन, इसका भी जो है समझौता इन्होंने किया। उसके अलावा मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का भी इन्होंने इनॉग्रेशन किया और भारत के सहयोग के द्वारा यहाँ पे मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट भी लगाया जाना प्रस्तावित है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा इसकी जो है वो रिपोर्ट जारी करी जाती है। मुख्यालय इसका कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। अब जान लेते हैं कुछ ऐसे चीजें हैं और ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिसकी वजह से एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से इंडेक्स हैं जिसकी वजह से वर्तमान में चर्चा में भी रहते हैं। अगर बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के अंदर जहां पे 161वां स्थान है भारत का, काफी निचले स्तर का है। इससे पहले 150वां स्थान हुआ करता था, लेकिन फिर 11 स्थान फिसल करके इसका स्थान हो गया कौन सा? 161वां। काफी कह सकते हैं कि नकारात्मक चीज है ये, लेकिन वर्तमान में जो चीजें हैं वो आपके सामने दिख रही है कि प्रेस स्वतंत्रता के बीच में भारत का स्थान ज्यादा अच्छा नहीं रह गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में एचडीआई इंडेक्स, एचडी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, वहां पे 132वां स्थान वर्तमान में प्लेस करता है भारत। हंगर इंडेक्स के अंदर 111वां स्थान है, जबकि पासपोर्ट रैंकिंग के अंदर 80वां स्थान है। भारत लगभग 57, भारत के जो यात्री हैं वो लगभग 57 देशों के अंदर बिना किसी वीजा के वहां पे यात्रा कर सकते हैं। ये किस प्रकार की आपकी पासपोर्ट की जो ताकत है उसके अनुरूप ही आपको दर्जा मिलता है। सबसे अगर अव्वल स्थान है, शीर्ष स्थान पर है जहां पे जापान और सिंगापुर, 2 ऐसे देश हैं जो विश्व के सबसे ताकतवर पासपोर्ट के नाम से उनको जाना जाता है। विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंदर भारत का 8वां स्थान है। ये भी कोई ज्यादा स्थान अच्छा नहीं रह गया है। और नई दिल्ली विश्व का सबसे बड़ा ऐसा हॉट स्पॉट है, ऐसा महानगर है जो विश्व के अंदर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से माना जाता है। जबकि बात प्रदूषित शहरों की अगर विश्व के अंदर करें, किसके देशों की बात करें, तो वहां पे एक अफ्रीकी राष्ट्र है जिसका नाम है चाड, उसको सबसे पहला स्थान मिला है सबसे प्रदूषित शहरों की श्रेणी के अंदर। और विश्व पेंशन सूचकांक के अंदर भारत का स्थान कौन सा है? 45वां। अगर शीर्ष देशों की बात करें तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, जिसके अंदर नॉर्वे है और नीदरलैंड है, आयरलैंड है और फिनलैंड है। ये जो देश है यहाँ का शीर्ष रूप में सभी प्रकार के जो इंडेक्स है उनके अंदर सबसे उनका अव्वल स्थान रहता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। किस राज्य सरकार ने जातिगत और आर्थिक जनगणना के साथ में आरक्षण का प्रावधान 60% से बढ़ाकर के 75% करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया? ऐसा करने वाला जो राज्य है उस राज्य का नाम है कौन सा? बिहार। बिहार राज्य ने सबसे पहले जातिगत जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य है। और इसी की तर्ज पे अभी वर्तमान के अंदर अन्य राज्यों के अंदर ये होड़ लगी हुई है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि तेलंगाना ने भी ये कहा है कि हम जातिगत जनगणना कराने वाले हैं। तो इस प्रकार की चीजें भारत के संदर्भ में पहली बार की जा रही है। बात कर लेते हैं आरक्षण। तो आरक्षण के अंदर बिहार सरकार ने पाया
कि अति पिछड़ों को अभी तक वो स्थान नहीं मिल पाया आजादी के 75 साल के बाद में भी, तो क्यों न अति पिछड़ों को भी मुख्य धारा में शामिल करने के लिए क्यों न आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया जाए। और उसी के संदर्भ के अंदर एक विधेयक लेकर के आए जहां से 60% से लेकर के इसको कितना कर दिया, 75% कर दिया है। राज्य का नाम कौन सा है, बिहार है। तो ये सारी चीजें बिहार राज्य ने करी है। बिहार राज्य ने जातिगत जनगणना करवाई थी। बिहार ने हाल ही के दिनों में जातिगत जनगणना के लिए सुर्खियों में रहा था। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को भी जल्द ही राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा। इस प्रकार के बंडिंग इश्यूज पिछले महीने बने थे, जहां पे संविदा पे 4 लाख के लगभग शिक्षक थे, उनको राज्य कर्मियों का दर्जा दिया जाएगा, या उनको कह सकते हैं स्थायी जो कर्मी के रूप में उनको नियमित किया जाएगा। और बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम नीतीश कुमार है। बिहार के राज्यपाल है फागू सिंह चौहान। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो अगर कोई राज्य है, उस राज्य का नाम भी कौन सा है, बिहार है। और जनसंख्या कहां निवास करती है, तो लगभग 20 करोड़ की जनसंख्या यूपी में निवास करती है। ये अभी आपने इस प्रश्न के माध्यम से जाना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। नाटो ने किस देश के साथ में कोल्ड वॉर सिक्योरिटी ट्रीटी सस्पेंड करने की घोषणा करी। नाटो की स्थापना की अगर चर्चा करते हैं तो 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना हुई। कहां हुई, ये हुई वॉशिंगटन में। कहां पर, अमेरिका में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर कहां पे, ब्रसेल्स में है। ब्रसेल्स कहां है, ये है बेल्जियम में। वर्तमान में इसके सदस्य देश कितने हैं, इसके सदस्य देशों की संख्या है 31। लास्ट का ऐसा कौन सा देश है जो सदस्य देश बना, उस देश का नाम है फिनलैंड। एक देश ने और आवेदन कर रखा है, उस देश का नाम क्या, उसका देश का नाम है स्वीडन। ये सारी चीजें आपने नाटो के बारे में जानी। अब आपने प्रश्न पूछा गया है कि इस बार कोल्ड सिक्योरिटी ट्रीटीज को सस्पेंड करने की घोषणा किसको करेगी, रसिया को। रसिया को इससे बाहर कर दिया गया है। कोल्ड जो सिक्योरिटी एक्ट जो ट्रीटी का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके अंदर रसिया को इसमें से बाहर कर दिया गया। वर्तमान में 31 राष्ट्र हैं जो नाटो के सदस्य देश हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको लगभग 1.5 से पौने 2 साल के आसपास हो गए हैं। 24 फरवरी 2022 को युद्ध शुरू हुआ था और अभी तक अंत होने का नाम ही नहीं ले रहा है। प्रधानमंत्री की बात करें, वहां पर राष्ट्रपति की बात करें तो जेलेंस्की वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं और यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। ऑपरेशन गंगा किस लिए इंपॉर्टेंट है भारत के संदर्भ में, कि यूक्रेन के अंदर जब रूसी आक्रमण हुआ था तो वहां पे हमारे विद्यार्थियों को और हमारे जो प्रवासी जो वहां पे निवास कर रहे थे उनको निकालने का जो काम किया था वो किस ऑपरेशन के द्वारा किया गया था, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। अभी वर्तमान में आईओसी ने भी, इंडियन ओलंपिक कमेटी ने, उसने यूक्रेन को खेल के अंदर लेने के लिए और रसिया को ओलंपिक की जो कमेटी थी जो सदस्य देशों के अंदर उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ये इंटरनेशनल ओलंपिक जो कमेटी है उसने रूस को क्या कर दिया, बाहर कर दिया और यूक्रेन को इसमें क्या कर लिया, शामिल कर लिया है। ऑपरेशन अजय की बात कर लेते हैं कि वर्तमान में इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष काफी दिनों से देखने को मिल रहा है और वहां पे अपने नागरिकों को, विद्यार्थियों को और प्रवासियों को निकालने के लिए भी ऑपरेशन की शुरुआत की गई भारतीय सरकार के द्वारा और उस ऑपरेशन का नाम है अजय। तो इजराइल ने भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा एक अभियान शुरू किया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन अजय। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। भारत और कजाकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन कहां पे हो रहा है, तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य काजिंद 2023 का अभ्यास अभी हाल ही के अंदर आयोजित किया गया। कहां पे किया गया, तो ओटार कजाकिस्तान। रसिया का एक यूएसएसआर का भाग रहा है कजाकिस्तान और वहां की एक तो अस्ताना बहुत अच्छी सिटी है, यहाँ पे भी सम्मेलन होते हैं और एससीओ का समिट भी एक बार यहाँ पे हुआ था। और अभी वर्तमान में जो काजिंद है वहां पे जो है जॉइंट एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है भारत और कजाकिस्तान की संयुक्त सेनाओं के मध्य। चलिए देख लेते हैं, ओटार कजाकिस्तान में है। भारत और सिंगापुर, अब देख लेते हैं कुछ ऐसे चीजें जो भारत जो है अन्य देशों के साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास को कंडक्ट करता रहता है। उसी के क्रम के अंदर भारत और सिंगापुर नौसेना के बीच में सिम्बेक्स हो रहा है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के साथ में हो रहा है। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के साथ हो रहा है। मित्र शक्ति हमारा ही पड़ोसी देश श्रीलंका के साथ में किया जा रहा है, जबकि मैत्री थाईलैंड के साथ में किया जा रहा है। और संप्रति, जिसका पिछले जो प्रश्न के अंदर हम देखा था कि संप्रति जो अभ्यास है वो हम बांग्लादेश के साथ में कंडक्ट करते हैं। सूर्य किरण है वो हमारा एक पड़ोसी देश नेपाल के साथ में नोमैडिक एलिफेंट के नाम से भारत और मंगोलिया के बीच में, और एक्वेरियन एक्सरसाइज है वो भारत और मालदीव के साथ में कंडक्ट की जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य अभ्यास भी है जो हमारे पड़ोसी मित्र रणनीतिक साझेदारी के रूप में जाने पहचाने जाते हैं, उनके साथ में भारत इस प्रकार की जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट करता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11।
भारत का कौन सा पोर्ट एक महीने में 16 मिलियन मैट्रिक टन कार्गो हैंडल कर रहा है, जो आज तक किसी भी पोर्ट के द्वारा सर्वाधिक कार्गो हैंडल है। विश्व का सबसे ज्यादा अगर व्यापार होता है तो जल मार्ग के द्वारा ही होता है, और भारत एक प्रायद्वीपीय देश है, तो यहाँ पे बंदरगाहों की संख्या भी ज्यादा है। और इसी के संदर्भ में सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा पोर्ट है जो सबसे ज्यादा कार्गो हैंडल करने वाला बन गया है। इस एयरपोर्ट का नाम है, पोर्ट का नाम है मुद्रा पोर्ट। वर्तमान में किसके अंडर है, कौन इसको संचालित कर रहा है, अडानी ग्रुप इसको संचालित कर रहा है। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। मुद्रा पोर्ट है, अडानी ग्रुप के द्वारा संचालित है। भारत के बड़े पोर्टों की बात करी जाए तो सर्वाधिक 13 है। भारत के जो 13 ऐसे बड़े पोर्ट हैं, लेकिन पूछा इसके अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बताऊं कि सबसे ज्यादा पोर्ट किस राज्य के अंदर स्थित है, उसका नाम है तमिलनाडु। भारत में छोटे पोर्टों की बात करी जाए तो वहां पे लगभग 200 पोर्ट जो है वो अभी वर्तमान में है, संचालित है। सर्वाधिक कहां पे, महाराष्ट्र में। ये भी इंपॉर्टेंट चीजें। भारत प्रायद्वीपीय जब हिस्सा बनता है, उसका ये पोर्शन बनता है, तो यहाँ पे ये तो हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। पूर्वी में बात करें तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी आती है, और इधर बात करें तो अरब सागर आता है। इसकी तरफ जो जो पोर्ट यहाँ पे बनाए गए, जहां से भारत विश्व के साथ में व्यापार संचालित करते हैं, उन पोर्टों के कुछ नाम है, इस स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। पश्चिमी जो तट है वहां पे कांडला पोर्ट, ये दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी इसका नाम चेंज कर दिया गया। मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, जिसको नावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है। मुरमानगो ये गोवा के अंदर है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में है, और कोची एयरपोर्ट ये केरला के अंदर। इस प्रकार के एयरपोर्ट आपको पश्चिमी तट की तरफ में देखने को मिलेंगे। जबकि पूर्वी तट की अगर बात करते हैं तो कैलकाटा का जो पोर्ट है उसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से उस पोर्ट का नाम तब चेंज कर दिया गया। पारादीप पोर्ट हो गया, विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, कामराजार पोर्ट एंडोर में हो गया, चेन्नई पोर्ट हो गया, जिसके साथ में सबसे ज्यादा व्यापार करता है चाइना, रशिया करता है, और तूतीकोरिन पोर्ट जिसको वीओ चिदम्बरम के नाम से भी जाना जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 12। किस मंत्रालय द्वारा विमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर विमेन कैंपेन लॉन्च करने का घोषणा उसने करी है? कौन सा मंत्रालय? इस मंत्रालय का नाम है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इस प्रकार की जो है वो कैंपेन की लॉन्चिंग की गई है। इसके अंदर महिलाओं को इसमें क्या बनाया गया, आगे किया गया, इनिशिएटिव लेने के लिए कहा गया। और जल है उसका स्वावलंबन करने का कार्य भी कौन करेगी? मातृशक्ति ही करने वाली है। और इसके अंदर महिलाओं को जल के रूप में आत्मनिर्भर बनाना, किस प्रकार जल को सहेजना है और जल का कैसे कंजर्व किया जाता है, उसको संरक्षण किया जाता है, ये भी इस मंत्रालय के द्वारा ये पहल की गई है। तो इस मंत्रालय के अंदर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको शुरुआत की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के तहत महिलाओं के लिए पानी और पानी के लिए महिलाएं जो अभियान है उसकी शुरुआत की गई है। इसमें जल दिवाली इसका दूसरा नाम। अभियान के उत्सव का आयोजन 7 नवंबर 2023 से आरंभ होकर के 9 नवंबर 2023 के मध्य इसका किया जा रहा है। आज के दिन इसका खत्म हो जाएगा। घर में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण जल संरक्षण महिलाओं की भागीदारी को ही इसमें क्या करना है, बढ़ाना है। इस प्रकार का कार्य आवासन जो है मंत्रालय के द्वारा संपादित किया जा रहा है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 13। निम्न में से किसे केंद्र सरकार ने भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया है? इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला हितेश कुमार मकवाना। हितेश कुमार मकवाना को महासर्वेक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया गया। जान लेते हैं कुछ अन्य चीजें। हितेश कुमार एस मकवाना महासर्वेक्षक सैनिक सर्वेक्षण का निर्देशक भी होता है, और इसका प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण के अंदर भी ये कार्य करता रहता है। मुख्यालय इसका कहाँ? मुख्यालय इसका देहरादून में है। क्या कार्य करता है इसके अंदर? मैप रीडिंग। एक तो सेना के अंदर भी जो सबसे ज्यादा काम आती है कौन सी आती है? मानचित्र को पढ़ना, और जितनी भी प्रकार की धरातलीय चीजें होती हैं उनको मानचित्र पे उकेरना, जो किसी भी समय किसी भी आपातकालीन समय में इसके माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 14। रूस के व्लादिवोस्तोक पोर्ट को भारत के किस बंदरगाह से जोड़कर सोवियत दौर का समुद्री रूट फिर से शुरू करने की क्या घोषणा की गई है? मैंने आपको पिछले प्रश्न के माध्यम से बताया था कि चेन्नई बंदरगाह के साथ में रसिया सबसे ज्यादा क्या करता है? आयात और निर्यात। ये कह सकते हैं भारत का सामान यहां से सबसे ज्यादा पहुंचता भी यही है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इस सामान को लाने और ले जाने में लगभग 40 दिन का समय लगता था, लेकिन इस बार भारत ने नया रूट खोज लिया है, जिसकी वजह से मात्र 16 से 17 दिवस के अंदर ही हम अपना सामान रसिया भेज सकते हैं, वहां से मंगवा सकते हैं। तो इसका जो आंसर जाने वाला है वो जाने वाला चेन्नई बंदरगाह। देखते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें।
चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह से रूस से व्लादिवोस्तोक पोर्ट के बीच में 17 दिन के अंदर ये जहाज पहुंच गया। भारत के बंदरगाहों से रूस सेंट पीटर्सबर्ग के बीच में व्यापार होता है। इस दौरान जहाज स्वेज नहर से जब होकर के गुजरता है तो लगभग उसमें लगते हैं 35 से 40 दिन। लेकिन भारत के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मात्र 17 दिनों के अंदर ही आप अपना सामान भिजवा भी सकते हैं और वहां से ला भी सकते हैं। भारत के साथ में रसिया का तेल के अलावा कौन कौन से क्षेत्रों के अंदर व्यापार किया जाता है? तो कोयल, कच्चा तेल, एलएनपीजी, फर्टिलाइजर, इस प्रकार का व्यापार भारत के साथ में रसिया करता है। और जो चेन्नई है वहां से व्लादिवोस्तोक की जो बीच की जो दूरी है वो 5600 नॉटिकल मील की दूरी है, जिसको मात्र 17 दिन के अंदर ये पूरा कर लेगा। अगर स्वेज नहर की तरफ से जाते थे तो लगभग 30 से 40 दिन का समय लग जाता था और सामान्य कंटेनर शिप मात्र 10 से 12 दिनों के अंदर ही पहुंच जाएगा। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए विश्व पर 80% आयात पे वो निर्भर है। कच्चा तेल भारत किसी अन्य देश से मंगवाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो 80% है उसका 1/4 भाग हम रसिया से ही तेल आयात करते हैं। वर्तमान में जब यूक्रेन और रसिया के बीच में जब युद्ध हुआ है तो उस समय भारतीय कंपनियों को तेल जो खरीदती है उनको सबसे ज्यादा मुनाफा देखने को मिल रहा था, क्योंकि भारत कम समय में और अच्छी कीमत पे कम रुपयों के अंदर रसिया से तेल खरीद पा रहा है। चलिए जान लेते हैं प्रश्न संख्या 15। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने WTA फाइनल्स का खिताब जीतकर रैंकिंग में पहले पायदान पर वो पहुंच गई है? उनका नाम है इगा स्वातिक। इगा स्वातिक ने इस प्रकार का खिताब जीत करके और नंबर 1 पायदान पर वो पहुंच गई है। चलिए जान लेते हैं टेनिस के बारे में कुछ अन्य चीजें। इगा स्वातिक पोलैंड की खिलाड़ी है, महिला खिलाड़ी है और उन्होंने जेसिका पेंगुला जो अमेरिका की रहने वाली है उनको हरा करके इस प्रकार का खिताब उन्होंने जीत लिया है। आयोजन कहां किया गया था? कानकुन मैक्सिको के अंदर इस जो है वो टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। इससे पहले ये खिलाड़ी 2023 की जो फ्रेंच ओपन होती है उसकी भी विजेता भी रही हैं। विंबलडन या ग्रैंड स्लैम जो है, ग्रैंड स्लैम साल के अंदर 4 जगह आयोजित किए जाते हैं और अलग अलग जगह पे किए जाते हैं। अपने लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहां से सवाल बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, और सामान्य भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ग्रैंड स्लैम कितने होते हैं और कहां पर इसका आयोजन किया जाता है। तो एक तो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फ्रेंच ओपन होता है, विंबलडन ओपन होता है और यूएस ओपन होता है। जिस प्रकार से इनके नाम है उसी प्रकार से इनका आयोजन अन्य अन्य शहरों में किया जाता है। अगर बात करें कि प्रथम रैंक शीर्ष पर कौन है, भी कौन सा खिलाड़ी, उनका नाम है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच एक सर्बियन खिलाड़ी है जो वर्तमान में टेनिस का जो जगत है, टेनिस जगत के अंदर नंबर 1 की जो रैंकिंग जो शीर्ष स्थान है वो किनका है? नोवाक जोकोविच का है, जो सर्बिया के खिलाड़ी हैं। तो चलिए आज दोस्तों हमने 15 प्रश्नों के माध्यम से कुछ अन्य रोचक पहलू भी और जाने, जिसके माध्यम से आप अपने ज्ञान का वर्धन और कर सके। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।